चलिए बेटा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। (15.4) आई थिंक स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। सही है, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें से मुझे क्या पढ़ना है? सबसे पहला रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। दूसरा पॉइंट, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तीसरा, स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। चौथा, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड बार। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड बार। पांचवा, स्पीड ऑफ साउंड in gas with ideal gas approximation, ठीक है, ओके, बस इतना ही। तो एक कुल मिला के आप देख सकते हैं बेटा 5 पॉइंट्स आपको स्टडी करना है। सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत जगह यूज़ होता है, ये वजह रिलेशन है फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ के बीच का। चलिए देखते हैं कैसे है। 15.4.1 रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं एक वेव को इमेजिन करूंगा जो कि प्रोपगेट हो रही है अराउंड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। और मैंने y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट y और x एक्सिस पे पोजीशन लिया है, ये याद रखना। अब देखिए बेटा, मान लो कि यहाँ से एक वेव जनरेट हुई, ओके। किसी एक क्रेस्ट को पकड़ो, जैसे इस क्रेस्ट को पकड़ेंगे तो इसकी पोजीशन कितनी है बेटा, x है ना। और जब ये पॉइंट, मीडियम का ये पॉइंट सबसे ऊंचाई पे पहुंचा था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, तब यहाँ पर टाइम हो चुका था, मान लो कितना, स्मॉल t, इतना टाइम हो चुका था। एक्स पोजीशन पे जा पहुँचे थे और टाइम कितना हो चुका था, स्मॉल t। अब ऐसा है कि वेव आगे बढ़ेगी तो बारी बारी से सबको ऊपर जाने का मौका मिलेगा। अभी इस मीडियम के इस पार्टिकल को सबसे ऊपर जाने का मौका मिला था क्रेस्ट पर, थोड़ी देर के बाद इस पार्टिकल को मौका मिलेगा। जब थोड़ी देर के बाद ये दूसरा पार्टिकल आगे जाएगा तो ये वेव की शक्ल थोड़ी सी बदल जाएगी। अब ये वेव कुछ इस तरह से हो जाएगी। फिर जस्ट अ मोमेंट,
ये कुछ वेव इस तरह से हो जाएगी, है ना। अब आगे वाला पार्टिकल क्रेस्ट पे चला गया और ये वाला पार्टिकल थोड़ा सा नीचे आ गया। अच्छा मैं कहूँगा अच्छा ठीक है भाई, मान लो अब ये जो दूसरा पार्टिकल क्रेस्ट पे गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एक्स। तो इसकी पोजीशन कितनी हुई होंगी, तो मैं बोलूँगा इसकी पोजीशन रहेगी x प्लस डेल्टा एक्स रहेगी। ये समझा क्या बेटा? हाँ अरे भैया वेव था, अब वेव में क्या होता है, बारी बारी से सबको मौका मिलता है ना। ये सादी सी स्ट्रिंग थी ऐसी, है ना। अब ये इस तरह से वेव जनरेट हुई यहाँ पे। अब मैं कहूँगा ठीक है भाई, इस तरह से वेव जनरेट हुई। अभी ये वाला पॉइंट क्या है, क्रेस्ट पे। मान लो ये वेव इधर आगे बढ़ने वाली है, तो अब ये ऐसा आगे जाएगा, लेकिन ये ऐसा आगे जाएगा। अब जैसे ये आगे गया तो मतलब ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अब ये क्रेस्ट पे चला गया, तो देखो ये इधर था ना और ये इधर वाला था। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है भाई, इसकी पोजीशन x है तो इसकी पोजीशन क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स। जब वेव जनरेट हुई थी तो इसको जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा था तो टाइम कितना लगा था, t। अच्छा ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम कितना लग गया, तो डेल्टा t। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, जब ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस डेल्टा t। तुमको नहीं लगता? ठीक है बोले भाई, मान लिया कि t प्लस डेल्टा t टाइम हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, मेरे पास दो अलग अलग पोजीशंस और दो अलग अलग टाइम हैं, मगर ये दोनों पॉइंट्स जिसको मैं नाम देता हूँ A से B से, ये दोनों पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्रेस्ट इंडिकेट कर रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा क्रेस्ट इंडिकेट कर रहे हैं मतलब दोनों का फेज डिफरेंस कैसा है, फेज एंगल कैसा है, सेम है। तो मतलब अच्छा ठीक है, देखो मैं कोई भी इक्वेशन अगर लिखता हूँ y इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी करके, वो इनिशियल फेस एंगल को मार बोली के एक्स माइनस ओमेगा टी, इस तरह से मैं लिखता हूँ, तो मैं बोलूँगा देखो भाई ये वाला पार्टिकल ए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये था जिसका पोजीशन x था, टाइम t था। अच्छा बी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूँगा फिर मैं, a साइन के x, पोजीशन क्या आएगी x प्लस डेल्टा x। पोजीशन क्या आ जाएगी बेटा, x प्लस डेल्टा x माइनस ओमेगा, टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, t प्लस डेल्टा t। ये b पार्टिकल की बात करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा t प्लस डेल्टा t। ये समझ में आया क्या, है ना। ये a पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, ये b पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। आपने कहा कि देखो भाई इसका फेस एंगल क्या हुआ, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका क्या होगा, के एक्स प्लस डेल्टा एक्स के माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी। आपको नहीं लगता कि इनका भाई ये भी क्रेस्ट पे, ये भी क्रेस्ट पे पहुंचा था, ये टाइम टी पे क्रेस्ट पे पहुंचा था, ये टाइम टी प्लस डेल्टा टी पे कहाँ पहुंचा था, क्रेस्ट पे पहुंच गया था। और दोनों भी फेस एंगल कैसे हैं, सेम है। अगर सेम है तो फेस एंगल को इक्वेट करो, तो चलो फेस एंगल को इक्वेट करते हैं। के एक्स माइनस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी। अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, के को अंदर मल्टीप्लाई करें तो के एक्स प्लस के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ठीक है बोले भाई, मान लिए। अब मैं बोलूँगा अरे देख इधर भी के एक्स, इधर भी के एक्स, इधर भी माइनस ओमेगा टी, इधर भी माइनस ओमेगा टी, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हो गया कैंसिल, फिर आगे क्या, तो बोले देखो भाई अब क्या बच गया, तो यहाँ बच गया, कुछ भी नहीं बचा, उधर तो ज़ीरो बचा। ज़ीरो इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा के इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ क्या बचा, माइनस ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओके चलो ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ठीक है, फिर के डेल्टा एक्स को अगर उधर लेके गया तो इधर साइड आ जाएगा ओमेगा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को इधर ला लो, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ओमेगा अपॉन के, है कि नहीं, ओमेगा अपॉन के। अब देखो यहाँ पर ओमेगा को क्या लिख सकता मैं, ये लिख सकता 2 पाई अपॉन 2 पाई एन करके लिख सकता, और यहाँ पर आपका के को क्या लिख सकता मैं, 2 पाई बाय लैम्बडा लिख सकता। याद है ना के का रिलेशन, लास्ट टाइम कल देखे थे अपन, 2 पाई बाय लैम्बडा। अब 2 पाई कैंसिल, ये लैम्बडा चले जाएगा ऊपर। अच्छा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या होता है, स्पीड, है ना। ये डिस्टेंस कवर किया ना वेव ने,
पहले यहाँ था एनर्जी, फिर बाद में इधर आ गया, तो यार ये तो वेव वेलोसिटी इंडिकेट करता है। तो v इज इक्वल्स टू फिर क्या हुआ n, और ये वेवलेंथ चला गया ऊपर लैम्बडा, तो v इक्वल्स टू n लैम्बडा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, है ना, लिख लो ये। जनाब ने कपड़ा इधर ही है। हुआ? देखो ये सिर्फ समझ में आने के लिए, ये जो डेरिवेशन की कैसे आया, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देना, वो याद रखना, v इक्वल्स टू n लैम्बडा, है ना। नहीं बोर्ड में ये नहीं है, मैं बताऊंगा ना बोर्ड में कहाँ से करना है तुमको, ये डेरिवेशंस नहीं है बोर्ड में, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है। कल का भी जो पूरा पार्ट लिया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो कैसे आया, बोर्ड में नहीं है। आज का कोई आज भी जो है पार्ट जो ले रहे हैं अपन, बोर्ड में एक भी नहीं आता उसमें से, सब नीट के लिए आओ। चलिए बी फास्ट। मिटाई देता इधर का। अब ये खास पॉइंट एक ध्यान तो ये लिखना है, यहाँ पर नोट करके लिखूंगा यहाँ पे, नोट स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव is determined, बात ही नहीं रहे, इधर ध्यान दो, by inertial linear mass density, comma linear mass density of string, comma mass density and elastic property properties Young's modulus, shear modulus, comma bulk modulus of the medium. The medium determines the speed, then relates wavelength to frequency for the given speed, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
ये जो फॉर्मूला आपको दिया है v इज इक्वल्स टू एम लैम्बडा, ये बताता है कि अगर किसी वेव की ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ हो तो भैया इसकी वेलोसिटी इतनी इतनी आएगी। मगर ये इसने बात साबित कर दी, भाई डिस्क्लेमर जैसा बता देता कि माना कि भाई ठीक है वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मगर किसी भी मीडियम में किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड क्या होगी वो मेनली इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका जो इनर्शियल प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज कैसी है, इन बातों पे डिपेंड करता है ना। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मैं कहूँगा कि भैया किसी मीडियम का लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है, तो शायद वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब वेव ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि देखो एक लोहे मतलब एक मेटल की दीवार है और एक कंक्रीट की दीवार है, तो मेटल की दीवार से जैसे आर पार साउंड जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। और अगर मैं बोलूँगा कंक्रीट की दीवार है तो उसमें आर पार जाने के चांसेस कम होते हैं। या फिर एक और सही बोलता है, एक प्लाईवुड की दीवार पकड़ लो, यहीं पर एक मान लो पतली सी प्लाईवुड की दीवार लगा देते अपन, प्लाई की, है ना, और उधर लगा देते अपन ये इधर कंक्रीट की दीवार। किसका मास डेंसिटी ज़्यादा है तुमको लगता? कंक्रीट का। तो तुमको क्या लगता अगर यहाँ क्लास चल रही है ना, तो उधर की क्लास में साउंड जाने के चांसेस कब कम हो जाएंगे कि ये कंक्रीट की दीवार रहेगी तब। जैसा जो बहुत पहले एक जब नीचे बसेरा अपार्टमेंट जब क्लास चलता था अपना, तो वहाँ पर प्लाईवुड की दीवार से अपन ने पार्टीशंस किए थे, बड़ा इशू जाता था क्योंकि बायो वाले पढ़ाते थे कोरस में ज़ोर ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो, है ना। तो अब यहाँ पर तो चलो बायो वाले तो पढ़ा देते ज़ोर से, अपना तो नहीं था चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ करके। तो भैया अब उसमें मेरे को बड़ा इशू आता था कि वहाँ से आवाज़ इधर आती थी पूरी की पूरी, अपने को पॉज कर देना पड़ता था जब वो चिल्ला रहे तो, है ना। मगर जब कंक्रीट की दीवार अब यहाँ पर आ गए, है कि नहीं, वो रूम के अंदर और ये रूम के अंदर पार्टीशन कंक्रीट का हो गया, अब साउंड इधर उधर जारी क्या नहीं जारी, है ना। अब यहाँ पर साउंड का बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं हो रहा, क्यों? बोले मास डेंसिटी जो मीडियम है उसका बढ़ गया, है ना। तो भैया उससे स्पीड पर फ़र्क पड़ जाता है कि आपका क्या है मीडियम बीच में, उसका मास डेंसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ये सारी बातें। तो पहले क्या होता है कि पहले ये स्पीड डिसाइड करते हैं, मीडियम डिसाइड करता है भैया इतनी इतनी स्पीड रहेगी, बाद में डिसाइड होता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी रहेगी, वेवलेंथ इतना रहेगा, बाद में डिसाइड होता है। ऐसा नहीं कि भैया आपने बोले अच्छा ठीक है एक वेव है, साउंड वेव है इतना, उसका फ्रीक्वेंसी इतना, इतना वेवलेंथ है, तो भैया इतनी स्पीड से ट्रैवल करेगा इस मीडियम में, वो डिसाइड नहीं करता। प्रैक्टिकल की बात कर रहा, वो डिसाइड नहीं करता। ये एज अ स्टेटमेंट के तौर पे आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, ये सही है या गलत है करके। तो ये स्टेटमेंट के लिए एक अच्छा टॉपिक है, पॉइंट ढूंढ लो, लिख लो अच्छे से। चलिए इधर का हो गया, अब अगले इस पे बढ़ते हैं। कहाँ थे रे तुम? लाल बंगले पे? क्या को लाल करने का? दरवाज़ा बंद करो प्रॉपर, एसी की हवा बाहर चले जाएगी। चलो इधर ध्यान दो, अगला टॉपिक। ओ इनफ, ये बहुत आसान टॉपिक है, अभी देखो फटाफट हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मैं ज़्यादा थ्योरी लिखा नहीं रहा इसकी, इतनी काम की बस वही लिखा रहा, नोट्स दूंगा तो उसमें थ्योरी पूरी अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। अब स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, मान लो कि आपका एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ से आपने क्या करे, फोर्स F से इसको खींच के रखा है, जिसके वजह से इस धागे में एक तनाव पैदा हो गया, जिसको आप क्या बोलते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और इस धागे का लीनियर मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, चलो मैं उसे म्यू से इंडिकेट करता हूँ, है ना। अब इसकी स्पीड क्या आएगी? अगर प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से देखा जाए तो आपके लेवल पे हम वो पढ़ा नहीं सकते। जैसे कि अगर आप NCERT में अगर देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, द डेरिवेशन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक, ये स्टेटमेंट है।
आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस बुक, मतलब उसका डेरिवेशन कुछ अलग हाई लेवल का है और इस किताब में मतलब आपके 12वीं 11वीं के लेवल पे उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने एकदम आसान तरीका बताया इसका। उन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, देखा ये गया कि वेलोसिटी जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक है टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक है लीनियर मास डेंसिटी। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वेलोसिटी। हमको मालूम है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन को। अरे धागे में तनाव जितना ज़्यादा रहेगा उसमें जो स्पीड रहेगी वेव की उतनी ज़्यादा रहेगी, है ना। धागा जितना लूला ऐसा पड़ा रहेगा एकदम, तो उसमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैसी रहेगी, कम। जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, अब मैं एकदम ऐसा यूँ रखता हूँ, ऐसा लटका के यूँ, है ना, ऐसा, तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या रहेगी, कम रहेगी। और वहीं अगर मैं इसको यहाँ ऐसा कस के रखता हूँ, देखो एकदम जा रही है तेजी से वेव। तो ये बात तो पता चली कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, है ना। ऑल्सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। v इज इनवर्स, पूरा भी मत लिखो, रुक जाओ अभी है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी, मतलब टेंशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, टेंशन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी, और आपका लीनियर मास डेंसिटी बढ़ने से आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मास डेंसिटी का एग्जांपल लिया तुमको मैंने कि मास डेंसिटी बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता, कम हो जाता। तो बोले अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया, मतलब इनमें से एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। तो अच्छा एक काम करते, बोले फिर आप सबसे पहले क्या करो, टेंशन और डायमेंशन, टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी के डायमेंशन का आप रेशो ले लो। अच्छा टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L1 T-2, क्योंकि टेंशन क्या है, एक किस्म का फोर्स है। म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, यानी मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन क्या आएगा, m1 L-1। अच्छा ठीक है, चलो इसको आप करो आगे सॉल्व। m1 क्या हो जाएगा, कैंसल। अल्टीमेटली क्या बचेगा बेटा, फिर L2 T-2 बच जाएगा, है ना। L2 T-2, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, L1 T-1 उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। अच्छा L1 T-1 किसका डायमेंशन है, फिर किसका है, अरे वेलोसिटी, तुम वो तोबा, है ना। अरे भैया वेलोसिटी का डायमेंशन है ना ये, L1 T-1 वेलोसिटी का डायमेंशन है, मतलब मैं इसको लिख सकता डायमेंशन ऑफ v का स्क्वायर, है ना। इसीलिए मैं मिटा दिया क्योंकि वो भैया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, मैं पावर की अपने को नहीं मालूम। तो भाई इतना तो मालूम, टेंशन बढ़ाने से वेलोसिटी बढ़ती और कम मास बढ़ाने, लीनियर मास डेंसिटी बढ़ाने से वेलोसिटी कम होती, तो दोनों का रेशियो लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, ये आ गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फिर डायमेंशनली v इज इक्वल्स टू, फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू T/μ लिख सकता हूँ, और v इज इक्वल्स टू √of T/μ। अब यहाँ पर c आ गया, c क्या है, तो बोले डायमेंशनल कांस्टेंट है। आपको डायमेंशन पढ़े होंगे तो याद होगा, डायमेंशन क्या नहीं बता पाता, कांस्टेंट कौन सा होगा मल्टीपल में, ये नहीं बता पाता है कि नहीं, ये इसकी कमी है। बाद में पता चला कि ये c की वैल्यू 1 होती है, वो बाद में कैलकुलेशन के बाद पता चला कि c की वैल्यू 1 होती है। तो इसीलिए v इज इक्वल्स टू क्या बन गया फिर आपका, √of T/μ। तो ये आपका फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव, √of T/μ इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, √of T/μ। कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में, एक स्ट्रिंग जो तना हुआ है ऐसा, उसके अंदर वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √of T/μ। म्यू के जगह स्मॉल m भी इस्तेमाल होता है। स्मॉल m मतलब क्या हुआ, म्यू क्या हुआ, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, यानी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ये डेरिवेशन है, ये सिर्फ समझ में आने के लिए, और मेन आपको ये याद रखना है, लिख लो।
चलिए हुआ। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, that is speed of sound in a medium. हुआ? अच्छा एक बात बता, अब सादा मीडियम की बात करते हैं अपन। जैसे ये मीडियम है अपने आसपास, अभी एयर है। अब यहाँ से आवाज़ को वहाँ तक पहुँचने के लिए, है ना, क्या बातें ज़रूरी है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है किसी भी मीडियम की? बताइए, क्या लगता है आपको? कौन सी प्रॉपर्टी ज़रूरी है मीडियम की? वेव क्या है, साउंड वेव क्या है? एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। पिछली बार अपन ने ट्रांसवर्स वेव का देखे थे, है ना। अभी बात चल रही किसकी? लॉन्जिट्यूडनल वेव। एक साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो मैं अगर यहाँ से बोल रहा हूँ कुछ, आप तक की आवाज़ पहुँच रही है, मीडियम का होना ज़रूरी है, मतलब डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने से तो साउंड क्या होता है, स्पीड कम हो जाती। तो भैया मैं देखूँगा स्पीड ऑफ साउंड एक तो फंक्शन ऑफ क्या है, डेंसिटी है, और दूसरी क्या चीज़ है, एक और चीज़ है, वो है मीडियम का लचीलापन, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ द मीडियम, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। अपन ने क्या बोला, मैंने क्या बोला, साउंड क्या है, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। ऐसा 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 करके क्या कर रहा है वो, वाइब्रेट कर रहा है ना। अब अगर मान लो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, मैं बोल रहा और वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा, है ना, बस हल्का सा यूँ, है ना, वो क्या कर ले रहा कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा। तुमने देखेंगे साउंड एब्जॉर्बर्स जो होते हैं, है कि नहीं, जैसा कि स्पंज होता है, ये होता है, उनकी खासियत वही होती है कि उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। इलास्टिसिटी कम होने की वजह से वो साउंड को क्या कर ले रहा, एब्जॉर्ब कर ले रहा, है कि नहीं। वाइब्रेशन ज़रूरी है, बिना वाइब्रेशन के साउंड आगे बढ़ नहीं सकता। तो अब अगर मैं बोलूँ भैया किसी का इलास्टिक प्रॉपर्टी अगर कम है तो साउंड भी आगे प्रोपोगेट नहीं करेगा, इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो किसी भी साउंड को आगे बढ़ने के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर इलास्टिक नेचर होना ज़रूरी है। अब इलास्टिक नेचर जब स्टडी करते हैं तो 3 टाइप के इलास्टिक नेचर आते हैं। एक आता है आपका यंग्स मॉडुलस, एक आता है बल्क मॉडुलस, और एक आता है शेयर मॉडुलस। बल्क यंग्स मॉडुलस तब आता है जब किसी मीडियम को आप लंबाते हैं, उसकी लंबाई को कम ज़्यादा करते हैं। बल्क मॉडुलस तब आता है जब किसी मीडियम को आप उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करते, कंप्रेस करते, रिलैक्स करते। शेयर मॉडुलस तब आता है जब किसी मीडियम का शेप चेंज करते। अब तुमको क्या लगता है इनमें से कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगी साउंड के मामले में? साउंड के मामले में कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी आएगी? आवाज़, मैं जब बोल रहा, याद रखो, लॉन्जिट्यूडनल यंग्स मॉडुलस कब इस्तेमाल होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी? जब किसी मीडियम की लंबाई कम ज़्यादा हो रही। बल्क मॉडुलस कब होता? जब किसी मीडियम का वॉल्यूम कम ज़्यादा, कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा। शेयर मॉडुलस कब होता है? जब किसी मीडियम का शेप चेंज हो रहा, तब इलास्टिक प्रॉपर्टी आती हो। अब जब मैं बोल रहा हूँ लगातार, आपके कानों तक के आपकी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो इनमें से कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से है? सोचो। इसका जवाब मालूम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो याददाश्त, मेमोरी, है ना। दूसरी एक लॉजिक। दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा, है ना। कुछ दिन पहले की बात है क्योंकि डिस्कस किए थे अपन ही, एटलीस्ट उसका इस्तेमाल करो। नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, है ना, इरादा देने का अच्छे से, कि फैशन में दे रहे कि सब लोग दे रहे तो हम भी दे देते, सब लोग फॉर्म भर रहे तो हम भी कर लेते, बस। बोलो। क्या रहेगा? बोल मुख्तसर।
किस चीज़ की लंबाई चेंज कर रहे हैं यहाँ पर? कौन सी डोरी लगी हुई यहाँ पे? तेरे कान में और मेरे ज़बान में कौन सी डोरी लगी हुई जिसकी लंबाई को तू कम ज़्यादा कर रहा? कर रहा क्या? दिख रही कोई तार लगा है तेरे कान से इधर, ऐसा मैं बोल रहा हूँ वो वाइब्रेट हो रहा? अरे भैया बल्क मॉड्यूलस, ऐसा करे बोलेगा तो क्या, कब से तो बोल रहा मैं, जोर से बोल। अरे भाई जब हम बोल रहे मीडियम कंप्रेस हो रहा ना, अब मैं बोल भी रहा कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, ये भी तक के बोल दिया बल्क मॉड्यूलस के टाइम थे। तुम्हारे तब भी लाइट नहीं आ गया, तुम लोग बहुत ही सुने रहे बोल भी रहा। थोड़ी दिन पहले साउंड वेव्स का जब अपन ने लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का पढ़े अपन ने, तो उसमें पढ़े भी थे कंप्रेशन होता, रिलैक्सेशन होता, मैं बता भी रहा कंप्रेशन रिलैक्सेशन, इशारे भी दे रहा, तुमको फिर भी नहीं समझ में आ रहा? तो भैया बल्क मॉड्यूलस किसी भी मीडियम में, अब ये सादा मीडियम है ना, कोई तार से जुड़े हुए क्या अपन यहाँ पे? अदीपा बोल ले बाबा, तू बोल ले पहले लगातार, अब पूरा पीरियड है 2 घंटे के लेक्चर में 1.5 घंटा चलता ही रहता उसका बाजू में, उसको लगता मालूम ही नहीं पड़ रहा, अरे लगातार नजर रहती, मालूम रहता हमको। तो भैया अब ये जो मीडियम है ये किसी वायर से जुड़ा हुआ है क्या? पूरा मीडियम है ना। अब जब एक एक अल्फाज बोल रहा तो क्या हो रहा? मीडियम कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा, कंप्रेस हो रहा, रिलैक्स हो रहा। तो दूसरा फंक्शन इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है? बल्क मॉड्यूलस है ना। अब जिसका बल्क मॉड्यूलस सबसे ज़्यादा, मतलब जिसके अंदर बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा, उसमें स्पीड ज़्यादा होगी वेव की, है ना। जिसका डेंसिटी ज़्यादा, उसमें स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा ठीक है, फिर बल्क मॉड्यूलस के डायमेंशन का रेशो आप लेंगे डेंसिटी के डायमेंशन के रेशो के साथ। बल्क का तो वही प्रेशर के डायमेंशन के बराबर आता है, m1 L-1 T-2, और ये मास डेंसिटी है, तो मास डेंसिटी है तो m1 L-3, मास अपॉन वॉल्यूम आता है ना। ये कैंसिल होगा, फिर से वही बनेगा L2 T-2, और L2 T-2 मतलब क्या हो गया फिर? डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर। फिर से मैं बोलूँगा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल्स टू, फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ b अपॉन डायमेंशन ऑफ रो। तो फिर v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? v स्क्वायर अंडर रूट ऑफ b बाय रो। याद रखिए यहाँ पर c की वैल्यू, आपका जो डायमेंशन कांस्टेंट आता है उसको बाद में पता लगाया गया, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी? 1। तो ये याद रखो, किसी भी मीडियम में लॉन्जिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, अंडर रूट ऑफ b बाय रो। लिख लो, ये वाला हो गया ट्रांसवर्स वेव वाला। अब आएगा 15.4.4 स्पीड ऑफ साउंड या लॉन्जिट्यूडनल वेव बोल सकते इन सॉलिड बार। देखो इस बार अब बात चल रही है बार की, तो बताओ तो फॉर्मूले में क्या फर्क आ जाएगा? साउंड की बात चल रही, लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात चल रही है ना, और किसके बारे में? बार, एक रॉड। बता सकते कि अब क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा? लॉजिक लगाओ, बताओ मुझको। हाँ मुक्तसिद बोल, बोलना सही बोल रहा, बोल। अब यंग्स मॉडुलस आएगा। अब ये सीधा लीनियर बॉडी आ गई ना अब आपकी, है कि नहीं? अब ये पूरे मीडियम की बात चल रही थी, अब यहाँ पर एक लीनियर रॉड आ गया। अब यहाँ पर यंग्स मॉडुलस आएगा, क्योंकि जब मैं यहाँ से बोलूँगा, यहाँ से कोई साउंड लगाऊंगा और यहाँ से मैं अगर इसको सुनूंगा, तो ये जो इसकी लंबाई कम ज़्यादा होती रहेगी वाइब्रेशन की वजह से, है ना। तो मैं यहाँ बोलूँगा दिस टाइम द वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड डेंसिटी, है ना। तो फिर वही आप लेंगे डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, वही चाहता आपका वेलोसिटी ऑफ डायमेंशन का स्क्वायर। तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बाय बाय रो, जहाँ पर c की वैल्यू को आपने क्या पकड़ के चले? 1। ठीक है, वही आया।
फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विड एंड सॉलिड हैव हायर स्पीड ऑफ साउंड than in gases because they are much more difficult to compress than gases, that is they have much higher bulk modulus. असर्शन एंड रीजन का एक स्टेटमेंट बन के आता है यहाँ पे कि सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना मुश्किल है ना, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता है। वहीं गैस के अंदर गैस को आप कंप्रेस करना आसान है, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कम होता है। अब जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा रहेगा उसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा रहेगा, है ना। जिसका बल्क मॉड्यूलस ज़्यादा उसका स्पीड, उसमें स्पीड ऑफ साउंड उसमें क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। इसी कारणवश क्या हुआ कि सॉलिड और लिक्विड में देखा जाए तो बल्क स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा रहता और गैस में देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड कम रहता, है ना। यहाँ एक स्टेटमेंट का असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाता है। देखो भैया एक एक लाइन छोड़ ले रहा हूँ मैं एनसीईआरटी की, जो इंपॉर्टेंट लाइन एक भी छोड़ नहीं रहा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा वो। एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा तुमको ज़्यादा, हालांकि पढ़ना चाहिए, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा। चलिए हुआ। अब देखो यहां से, अब पहले सबसे पहले आपने ट्रांसवर्स वेव की स्पीड पढ़े √T/μ, फिर आपने लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड इन द जस्ट जनरल मीडियम पढ़े √B/ρ, फिर उसके बाद आपने लॉन्जिट्यूडनल की स्पीड एक सॉलिड बार में पढ़े √Y/ρ। अब आप क्या देख रहे हैं, आप लॉन्जिट्यूडनल वेव की स्पीड पढ़ रहे हैं इन आपका गैशियस मीडियम। अब इसमें तुमको एक पूरी डिटेल बताता हूँ मैं, पहले एक पूरी कहानी सुना देता हूँ। पहले इसके अंदर एक इक्वेशन बनाई गई यूजिंग आइसोथर्मल चेंज, मान के ये चला गया कि आइसोथर्मल चेंज होगा यहाँ पर, तो ये बात को मान के क्या किया गया कि एक इक्वेशन बनाई गई और उस इक्वेशन के मदद से एक वैल्यू कैलकुलेट किया गया न्यूमेरिकली। पता ये चला कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू अपन ने जो कैलकुलेट किए एक्सपेरिमेंटली और जो आपका जो प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल वैल्यू आई उसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। तो पता ये चला कि भैया ये जो अपन कंडीशन ले रहे हैं वो गलत है। फिर बोले कौन सी कंडीशन सही हो सकती, तो उन्होंने बोले बाद में बोले आइसोथर्मल चेंज जो आपने लिए वो गलत ले लिए, अब आप एडियाबैटिक चेंज लेकर देखो। फिर बाद में एडियाबैटिक चेंज लेकर उन्होंने प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व किया
और उन्होंने क्या देखा फिर, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो ऑब्जर्व वैल्यू थी वो बिल्कुल पूरी की पूरी सही थी, वो एग्जैक्टली सेम थी। तो ये पूरी जर्नी अपने को देखना है इसकी, है ना। तो अब देखो यहाँ पे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आप आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करो। PV इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, NKT इस्तेमाल करना है, NKT म्यू आर टी इस्तेमाल करना है, म्यू आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करो। तो मैं लिखूंगा फॉर आइसोथर्मल चेंज। अब थोड़ा बहुत तो भी याद होगा आपको थर्मोडायनेमिक्स का, हालांकि बस आपने गोबर करे ये हीट के टेस्ट के अंदर, मगर थोड़ा बहुत तो याद होगा। आइसोथर्मल चेंज में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती, अरे क्या कांस्टेंट रहता आइसोथर्मल प्रोसेस में, टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता। तो अब अगर मैं आइसोथर्मल चेंज ले रहा तो मैं लिख सकता P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू वी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। अरे भैया ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। ये दोनों भी वेरिएबल है, वेरिएबल का आप डेरिवेटिव लेंगे या अन्य डिफरेंशियल लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो भैया P डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू वी, बोले अच्छा चलो ठीक है भाई मान लिए। अब एक काम करो, इसको उधर लेके जाओ, तो डेल्टा P इंटू वी इज इक्वल्स टू माइनस P इंटू डेल्टा वी। अच्छा डेल्टा V को उधर ला लो, माइनस डेल्टा P इंटू वी अपॉन डेल्टा V इक्वल्स टू P। चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते, माइनस डेल्टा P अपॉन V, सॉरी डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू P। अगर तुमने नोटिस किया होगा ये वाला पार्ट क्या है, अरे बोले ये तो जाना पहचाना दिख रहा, कहीं ना कहीं देखे जैसा लग रहा है ना, कौन सा, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला ये है ना। इसका मतलब ये हुआ कि बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूले में को अपन ऐसा लिख सकते, B लिख सकते, है ना। मतलब गैस में बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस। फिर मैं बोलूँगा अच्छा अगर ऐसी बात है तो अंडर रूट ऑफ B बाय रो जो आया था उसकी जगह आप क्या लिख सकते, P बाय रो। आया समझ में। तो ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का, मगर ये जो फॉर्मूला आया वो किसके अकॉर्डिंग आया, कौन से चेंज के अकॉर्डिंग आया, आइसोथर्मल चेंज। अब मैं देखूंगा ठीक है, उसमें फिर एक एग्जांपल आएगा हमारे सामने, चलिए देखते हैं वो एग्जांपल को। Estimate the speed of sound in air at standard temperature pressure STP। फिर आगे the mass of 1 mole of air is 29.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए, प्रेशर और डेंसिटी ऑफ द मीडियम। प्रेशर तो मालूम है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा क्योंकि STP बोला ना उसने। अब सवाल ये है कि डेंसिटी क्या आएगा, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं देखो इधर, सॉल्यूशन रो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP। अब मास कितना दिया हुआ है 29.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3, है ना। वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 22.4 लीटर्स होता है, याद होगा अगर आपको STP पे, तो वो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 22.4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन करने पे आपका जो डेंसिटी आएगा वो रहेगा 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रहेगी डेंसिटी। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ये वैल्यूज़ लेकर वेलोसिटी निकालूंगा साउंड की,
तो वो कितनी आएंगी, अंडर रूट ऑफ पी बाय रो का फॉर्मूला लगाकर अंडर रूट ऑफ 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.29। अब जब ये पूरा कैलकुलेशन करूँगा तो आंसर रहेगा अराउंड 280 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये रहेगा 280 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो ये अपन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करें एयर मीडियम में, और जो कि कितना निकल के आया 280 मीटर पर सेकेंड। मगर यहाँ पर देखा गया बट रिजल्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द experimented value, that is 331 मीटर पर सेकेंड एट STP। मगर रिजल्ट आपने देखा कि डिफरेंट है आपके एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू से, है ना, और कितना है एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू पे साउंड स्पीड ऑफ साउंड कितना आया था 331 मीटर पर सेकेंड, और वो कितना बता रहा है 280 मीटर पर सेकेंड, और ये तकरीबन है ऑफ अबाउट 15%, 15% का एरर आ गया इसके अंदर, जो बहुत बड़ा एरर है, मामूली एरर नहीं है। 1-8% होता तो इग्नोर मारते, 15% की वैल्यू क्या होगी इसमें, गलत साबित हुई। मतलब भैया ये जो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया वो गलत हुआ, ठीक है। अब इसको सही करना पड़ेगा फिर। ये लेफ्ट साइड का हो गया क्या, ठीक है। फिर आगे लिखूंगा मैं, दिस एरर ऑकर्ड ड्यू टू बेसिक assumption made by Newton that pressure variation in the medium during propagation of sound are isothermal। फिर से न्यूटन टपका, है ना, उसने बोला था ये विच वॉज नॉट करेक्ट, है ना, कि उन्होंने जो मान के चले थे कि प्रेशर वेरिएशन जो होगा वो आइसोथर्मल होगा, इसी वजह से बाद में लैटर लैप्लेस, ये साइंटिस्ट दूसरे लैटर लैप्लेस करेक्टेड दैट pressure variation in the medium should be adiabatic। उन्होंने करेक्ट किया और कहा कि प्रेशर वेरिएशन जो मीडियम में होगा वो कैसा होना चाहिए, एडियाबैटिक होना चाहिए। Therefore यूजिंग एडियाबैटिक इक्वेशन, अगर मैं एडियाबैटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा, पी वी गैमा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी गैमा क्या रहता, कांस्टेंट रहता। अब इसका फिर से डिफरेंशियल लो, ये हुआ न्यूमेरिकल, तो चलो उसका डिफरेंशियल लेंगे। देखो P डिफरेंशियल ऑफ v रेज़ टू पावर गैमा और प्लस डेल्टा P इंटू v रेज़ टू पावर गैमा इक्वल्स टू 0। अच्छा, वैसे v और रेज़ टू पावर गैमा का डिफरेंशियल लेने पे क्या आएगा, वो आएगा गैमा इंटू v रेज़ टू पावर गैमा -1 इंटू डेल्टा v, और ये रहेगा प्लस डेल्टा P इंटू v रेज़ टू पावर गैमा इक्वल्स टू 0।
है ना। थोड़ी दिन पहले ही मैंने डेरिवेटिव लिया, कई लोगों को मसला है डेरिवेटिव के अंदर, है ना, मगर फिर भी उन लोगों ने बैचेस अटेंड नहीं किए, है ना। तो भाई डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कैलकुलस हो गया, अब मैं शायद आखिरी बार बोल रहा हूँ, और उसके बाद से तुम्हारे बैचेस ही बंद करवाता तुम लोग का वो। शाम में आज मोशन और स्ट्रेट लाइन चालू होने वाला है ना, जिसको अटेंड करना है आ जाना। तो भाई देखो मैंने क्या करा, इसका डिफरेंशियल लिया। जैसे कि आपको मालूम है x रेज़ टू पावर n, अगर इसका dx के साथ डिफरेंशिएट होता है तो क्या लिखते हैं अपन, n इंटू एक्स रेज़ टू पावर n-1। ये है डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर मैं सिर्फ इसको ऐसा लेता हूँ, मतलब मैं इसका सिर्फ डिफरेंशियल ले रहा हूँ, किसके साथ ले रहा हूँ ये श्योर नहीं है, अब सिर्फ डिफरेंशियल ले रहा हूँ, तो इसको क्या लिखते हैं फिर अपन, n इंटू एक्स का पावर n-1 इंटू डी एक्स, क्योंकि अपन है नहीं ना श्योर। अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो भाई वो तो बाद में भी हो चुका था, वो dx अपॉन dx वो कैंसिल होकर 1 हो गया था, है ना। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू t लेता तो dx अपॉन dt लिखना ही पड़ता था, अभी श्योरिटी नहीं है तो इसलिए ऐसा लिखना पड़ता। अब ऐसी डेल्टा का d की जगह यहाँ डेल्टा है ना, गैमा नीचे है, v रेज़ टू पावर γ-1 डेल्टा v। फिर आगे क्या, उसको उधर लेके जाओ, डेल्टा p इंटू वी रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू माइनस p डेल्टा v इंटू गैमा वी रेज़ टू पावर γ-1। अब एक काम करो 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 करो, डेल्टा p वी रेज़ टू पावर गैमा, ये पूरे पार्ट को उठा के दला लो, नहीं गैमा छोड़ दो, गैमा को छोड़ दो, बस डेल्टा v मल्टीप्लाई बाय वी रेज़ टू पावर γ-1, ये सिर्फ दो पार्ट को उठा के लाओ नीचे। तो मैंने डेल्टा v को ला लिया नीचे, v का पावर γ-1, माइनस साइन को इधर ला लेता हूँ मैं, यहाँ बच गया सिर्फ एकलौता p रेज़ टू पावर गैमा, सॉरी रेज़ टू पावर नहीं, सिर्फ p मल्टीप्लाई बाय गैमा, इतना बच गया। तो p और गैमा को छोड़कर मैंने बाकी सबको ला लिया उधर। p और गैमा को छोड़ के सबके सब इधर आ गए। अब देखो आगे यहाँ पे, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, इन दोनों के पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, तो γ-1 क्या देगा आपको, वो देगा γ-γ+1, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ +1 बच जाएगा। तो मतलब ये फॉर्मूला ऐसा रहेगा, माइनस डेल्टा p इंटू वी रेज़ टू पावर 1 अपॉन डेल्टा v इज इक्वल्स टू p इंटू गैमा। ये v को ला लो इसके नीचे, माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई v इज इक्वल्स टू p इंटू गैमा। अब माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई v क्या होता है, तो बोले वो तो बल्क मॉड्यूलस होता है। तो बोले भैया ये तो बल्क मॉड्यूलस है p इंटू गैमा, मतलब ये बल्क मॉड्यूलस में अपन ने जो पिछली बार सिर्फ p डाले थे, क्या डालना चाहिए वहाँ पर, p गैमा या गैमा p डालना चाहिए। तो फिर बोले वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v की जगह आ जाएगा गैमा p बाय 2। तो ये हमारा असल फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी ऑफ साउंड। और फिर जब ये मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन के बाद आपने कैलकुलेट करके देखा तो आपके आंसर सब करेक्ट आ रहे थे, ठीक है। टाइम क्या हो, 55, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इसके रिलेटेड कल देखेंगे।